इसके बाद में तेजी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समता पर्व प्रतिष्ठान की जानिब से 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार हर साल घोषित किए जाते हैं, जिसका नाम मुख्य नायक पत्रकारिता पुरस्कार और दूसरा समर्पण पुरस्कार। इसके ताल्लुक से हमारे मित्र आप लोगों को जानकारी देंगे और सत्कार मूर्ति जो है मंच पर विराजमान है उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात आपको इस जगह से देंगे। कन्हैयाजींना मराठी समजते, त्याच्यामुळे चिंता करण्याची गरज नाही। मराठीशी खूब चांगलं नातं है। कन्हैयाजी, सभी का सवाल था कि मराठी समझ में नहीं आती, मैं मराठी में बोलूँगा। या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचे 2 पुरस्कार आहेत। एक पुरस्कार आहे प्राध्यापक माधव सरकुंडेंना। हा भावनिक पुरस्कार आहे। ज्या मनसूर एजाज जोशनी इथे समता पर्वाची पहिली नीव रोवली, त्या ठिकाणी हात वरत करून सांगितलं होतं की मैं पहिला बंदा हूँ जो फुलेशो आंबेडकरी विचारधारा पे चलता हो। कोरोनामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला, म्हणून समता पर्वाने समर्पण नावाचा मनसूर एजाज जोशच्या नावाने पुरस्कार दिला। तो अशा माणसाला दिला ज्याच्या ताटाजवळही पुस्तक आहे, ज्याच्या खाटेजवळही पुस्तक आहे, ज्याच्या अंगणातही पुस्तक आहे, ज्याच्या गच्चीवरही पुस्तक आहे, प्राध्यापक माधव सरकुंडे। मी कन्हैयाजींना विनंती करतो या डिवोटेड माणसाला या ठिकाणी सन्मानपूर्वक पुरस्कार प्रदान करावा। प्राध्यापक माधव सरकुंडे, मनसूर एजाज जोशसाठी आपण समर्पणीय टाळ्या वाजवाव्यात अशी माझी नम्र विनंती आहे। या पुरस्काराची गरिमा खूप मोठी आहे। प्रत्येकाशी समन्वयाचं नातं, सांस्कृतिक देवेघेवीचं नातं, स्नेहसंबंधाचं नातं मनसूर एजाज जोश यांनी जोपासलं। त्यामुळे या पुरस्काराला आम्ही समर्पित म्हणून प्राध्यापक माधव सरकुंडेंना दिलं। आदिवासी परिसरामध्ये राहणारा माणूस, लहानपणापासून बाबासाहेबांना उशात घेऊन झोपणारा माणूस, आणि म्हणून माधव सरकुंडे ही यवतमाळची सर्वात मोठी संपत्ती आहे। आपण जोरदार टाळ्या वाजवाव्यात। पुरस्काराचं वितरण या ठिकाणी सन्मानपूर्वक होत आहे। दुसरा पुरस्कार आहे कोळसा खदानीमध्ये सांडलेला कोळसा, वेस्टेज जाणारा कोळसा वेचणारा पोरगा, वणीच्या परिसरामध्ये लांब प्रकारे दौडतो, संध्याकाळी येतो, कोळसा विकतो आणि आपल्या आईला सांगतो आज संध्याकाळची चूल पेटली आहे। त्याचं वृत्त विश्लेषण करणारा एक निर्भळ पत्रकार या ठिकाणी आहे, जो वणीचा आहे, जब्बार चिनी। नवभारत प्रेसला हे काम करतात। या ठिकाणचा मुख्य नायक पुरस्कार यांना प्रदान केला जातो। मी सर्व मान्यवरांना विनंती करेल की आपण हा पुरस्कार त्यांना सन्मानपूर्वक प्रदान करावा। ॲडव्होकेट रामदासजी राऊत, कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा प्रमोदिनी रामटेके, राजूदाजी जाधव, इंजिनियर मनोहरजी शहारे, स्टील फोटोग्राफर, हा पुरस्कार देताना या ठिकाणी आम्ही सन्मानपूर्वक बडी खैरेंनी आपल्या कल्पनेतून हे चित्र रेखाटले आहेत आणि हे सर्व पुरस्कार त्यांना आम्ही प्रदान करतो आहोत। सर्वात जगप्रसिद्ध असणारा चित्रकार यवतमाळमध्ये आहे। तिसरी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट है, जब कन्हैया जी आप दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तो हमारे चूल्हे के पास में रहने वाला बच्चा भी पुकार रहा था, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, तू नहीं देती तो मैं छीन के लूंगी। एका आईचं वाक्य होतं, एका बापाचं वाक्य होतं, एका गल्लीतलं वाक्य होतं, एका दिल्लीतलं वाक्य होतं। हा युवक कुठल्याही प्रकारची तमा न करता जेएनयूच्या कॅम्पसमध्ये एकटा स्वातंत्र्यासाठी लढत होता, एकटा आझादीसाठी लढत होता। जोरदार टाळ्या वाजवा। या वर्षीचा सर्वात मोठा पुरस्कार, जो पुरस्कार समता पर्व ने कन्हैयासाठी स्पेशल बनवला। सर, हमने 1 साल से मेहनत की ये पुरस्कार की। हम वेट कर रहे थे वो बंदे का जिनको ये पुरस्कार समर्पित करे। हर एक पल पल ढूंढ रहे थे कि कन्हैया जी आएंगे। जब आप बैठे तो भी पूछ रहे थे, बैठ गए, आ गए। इतना प्यार करते हैं यवतमाल के लोग आपसे। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, ये पुरस्कार देते हैं, कन्हैया जी को पुरस्कार दे रहे हैं। ये पुरस्कार समर्पण संयोजन जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा फुले जी ने सत्यशोधक मूवमेंट चलाई, इस धरती पर चलाई, उस धरती का हर बच्चा बोले कि मैं अच्छी तरह से जीना चाहता हूँ, मैं आज़ादी से जीना चाहता हूँ। मी सन्मानानं आजच्या कार्यक्रमाच्या सन्मान्य अध्यक्ष आदरणीय प्रमोदिनी रामटेके,
समता पर्वाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट रामदासजी राऊत, राजूदाजी जाधव, आदरणीय शहारे साहेब, या ठिकाणी सचिव सन्माननीय देटे सर, या सर्वांना विनंती करेल की आपण हा पुरस्कार त्यांना प्रदान करावा. ॲडव्होकेट इम्रान देशमुख सर को मैं संचालन सुपूर्द करता हूँ. दोस्तों, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, इस जिले के और आसपास से आए हुए आप सभी नागरिकों का, एक एक वासिंदे का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम करता हूं. दोस्तों, मैं अपनी बात करूं उससे पहले एक बात बता दूं कि मला मराठी येत नाही, लेकिन मुझे मराठी समझ में आती है. अभी यहाँ जितनी बात बोली गई है वो सब मैं समझ रहा था. जैसे एक स्पीकर ने कहा कि 16 साल से जो है ये पर्व मना रहे हैं समता पर्व प्रतिष्ठान के जो लोग हैं, और एक पदाधिकारी साहब थे कामले साहब, उन्होंने इसकी शुरुआत की और आसपास के जिलों में भी इसकी शुरुआत हुई है और भी कई तरह की बातें बताई गई. लेकिन ये जो समता पर्व है, इसको शुरुआत को लेकर के जो तो ये कोइंसिडेंट है कि आपके यहाँ जो ये समता पर्व शुरू हुआ है, इसको शुरू करने वाले एक प्रशासनिक पदाधिकारी थे, और अभी आज रामनवमी है, रमजान का महीना है, और इसी बीच आपने अपने मोबाइल पे, टीवी पे बहुत सारे बहस सुन रहे होंगे. अजान का बहस, हिजाब का बहस, हलाल का बहस, झटके का बहस, ये आप सुन रहे हैं. ये क्या कोइंसिडेंट है कि जिस तरीके से एक सोचने समझने वाले प्रशासनिक पदाधिकारी ने यह सोचा कि समाज में समता मूलक विचारों को फैलाने की जरूरत है. डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, फुले साहब और तमाम तरीके के जो समता मूलक विचारक रहे हैं, उनके विचार को लोगों तक ले जाया जाए. धर्म के नाम पर सब किसी को अपनी आज़ादी है तो अपने धर्म का अनुपालन करे, पालन करे, लेकिन धर्म के नाम पर समाज में जिस तरीके से भेदभाव और ऊंच नीच को नए तरीके से फैलाया जा रहा है, उस वक्त मुझे एक वाकया याद आता है कि हमारे यहाँ भी एक प्रशासनिक पदाधिकारी थे. रामनवमी का दिन है, रमजान का महीना है, और टीवी पे दिन रात हिंदू मुसलमान होता है. उस बीच में आपको बताता हूँ, आज उनका डेथ हो गया. उनका नाम था रामचंद्र खां. ये नाम सुना है तो आपने आज तक? ये हमारा इतिहास है, ये हमारी सच्चाई है. हमारी सच्चाई ये है कि जन्म के आधार पर भले हमको आपस में बांटा गया हो, जाति और धर्म के नाम पर
आज समाज नहीं बटा है, सदियों से बटा हुआ है। जन्म के आधार पर जो ये भेदभाव है, जन्म के आधार पर जो ये ऊंच नीच है, इस बीमारी का, इस महामारी का अगर कोई टीका है वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। और ये जो संविधान की ताकत है, इसका महत्व वो लोग समझते हैं जो इस संविधान की वजह से जो जन्म के आधार पर उनका शोषण हो रहा था, उससे उनको मुक्ति मिली है। मैं एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं। जब पहला स्कूल खोला गया फुले जी के द्वारा, सावित्री बाई को पढ़ाया गया, उनको शिक्षा दी गई, और जब उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, तो जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, और वो 2 साड़ी लेकर के जाती थी, एक पहन के एक एक्स्ट्रा रख लेती थी, स्कूल में जाकर के साड़ी चेंज करती थी, फिर बच्चों को पढ़ाती थी। ये मैं बता रहा हूं, ये 19वीं शताब्दी की बात है। 1947 में जब देश आजाद हुआ और संविधान बनाने की बात हुई, तो मात्र 50-60 साल में देश में कितना बड़ा बदलाव आया कि संविधान सभा में, जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, 15 महिलाओं को हिस्सेदारी मिली थी। कहां लड़की को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है, उसको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। कहां देश का जब पहला संविधान बन रहा है तो उसमें 15 महिलाओं की भी भागीदारी हो रही है। हमने वहां से ये यात्रा शुरू की है, और इस यात्रा में, इस जर्नी में हम लोगों को वहां तक जाना है कि आखिरी पंक्ति का एक भी इंसान बचना नहीं चाहिए, किसी के साथ कोई शोषण और अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये वो लड़ाई है, ये वो संघर्ष है जिसको लेकर के हजारों ने बलिदान दिया, हजारों को बलिदान देना पड़ सकता है। इसीलिए यवतमाल मैं पहली बार आया हूं, मुझे 2017 में यहाँ आना था, 2016 में मैं जेल गया था। इंट्रोडक्शन में एक साथी बता रहे थे कि आज़ादी मांग रहे थे, हम तो वजीफा मांग रहे थे, फेलोशिप मांग रहे थे, हम तो रोहित वेमुला के लिए न्याय मांग रहे थे। ये हमारा संघर्ष था। मुझे लगता है कि इस 5-6 सालों में कितनी चीजें बदल गई हैं। उस वक्त मैं कांग्रेस में नहीं था और अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी नहीं था। 5 साल में कितनी चीजें बदल गई हैं। 5 साल में इतनी चीजें बदल गई हैं कि वो एक हिंदी फिल्म का गाना है ना, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, तो पेट्रोल डीजल से बोल रहा है चलो चलो यार चलो 100 के पार चलो, और पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंचा है तो सरसों तेल कहता है कि तुम दोनों मिलकर के 100, हम अकेले 200 पार चलते हैं। रसोई गैस का कीमत 1000 के पार चला गया। 5-6 साल में क्या क्या नहीं बदल गया है। इतना कुछ बदल गया है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस देश में समाज के शोषित वंचित लोगों को कानून के द्वारा जो सुरक्षा दी गई थी, उस कानून को समाप्त करने की जहमत इस सरकार ने उठाई, जुर्रत इस सरकार ने की। उसके खिलाफ 2 अप्रैल को लाखों लोग सड़कों पे निकले और कई लोगों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। मैं नमन करता हूं यवतमाल की इस क्रांतिकारी बलिदानी आंदोलनों की भूमि को। मैं नमन करता हूं कि आप खैरलान जी से लेकर के नामांतरण तक
तमाम आंदोलनों में आप शरीक हुए, शामिल हुए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि देश के भीतर समतामूलक विचारों को लेकर के जब भी कोई आवाज़ उठती है, आप उस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिलाते हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप आज भी ऐसे माहौल में जहां बराबरी की बात करना गुनाह हो गया है, ऐसे माहौल में जहां लोग अपनी जुबान पे आज़ादी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे माहौल में लगातार 16 साल से कोरोना आया चला गया, उसके बाद भी आप ये पर्व मना रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं यहाँ कोई मार्गदर्शन करने के लिए नहीं आया। मैं तो पिछले कई महीनों से अब भाषण भी नहीं देता हूँ। इसलिए नहीं देता हूँ कि मुझे लगता है कि भाषणबाज प्रधानमंत्री को सिर्फ भाषण से नहीं हराया जा सकता है, क्योंकि हम कितना भाषण दे लेंगे। मैं दिल्ली से चल करके आया हूँ, हमारे साथ प्रवीण जी भी आए हैं। कितना भाषण हम दे लेंगे? जो इंसान उठते बैठते 24 घंटे भाषण ही देता हो, उसके भाषण से आप क्या मुकाबला कर लेंगे? लेकिन मैं आपके बीच आना चाहता था क्योंकि हमने वादा किया था 2017 में कि हम जरूर आएंगे, और आज हम आपके बीच में आए हैं। हम ये वादा निभाना चाहते हैं। हम राजनीति में उस परिपाटी की दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं जहां नेता अपनी बात से मुकर न जाए। इसीलिए हम आपके बीच आए हैं। हम आपका कोई मार्गदर्शन नहीं करने आए हैं। हम बस आपको, आप तमाम लोग, यवतमाल के जो लोग जिनके आंखों में प्रेम है, करुणा है, समता के प्रति जिनकी एक निष्ठा है, जिनका एक त्याग है, हम उसका दर्शन करने के लिए आए हैं। और मैं वाकई जो समता पर्व के तमाम आयोजक हैं, अध्यक्ष जी आपको भी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैं उतना बड़ा इंसान नहीं हूँ कि मैं आपका मार्गदर्शन कर सकूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और उन तमाम समतावादी विचारकों के विचार की दीपक को आपने जला रखा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब लोग बराबरी और आज़ादी बोलने से घबरा रहे हैं, आप खुले मन से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इस बात की मुझे खुशी हुई। मुझे खुशी हुई कि आज भी इस देश में, महाराष्ट्र की महान भूमि पर, कोई ऐसा इलाका है, कोई ऐसा कोना है जहां लोग आज़ादी के तराने गाते हैं। साहब कह रहे थे कि इनके बच्चे आज़ादी आज़ादी चिल्लाते हैं। एक बात बस मैं आपको बता दूं कि जो हमने आपको कहा कि हम तो भाई साहब वजीफा मांग रहे थे, फेलोशिप मांग रहे थे, हम तो हमारे साथी जो यूनिवर्सिटी में बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं और उनके साथ उनके जन्म के आधार पर जो भेदभाव होता है, उस शोषण से जो है हम मुक्ति चाह रहे थे। हम न्याय मांग रहे थे अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए, क्योंकि आज़ादी मुकम्मल तब मानी जाती है जब हर तरह की गुलामी खत्म हो जाए। और यह बात मैंने हर मंच पे जाकर के बताई कि हमने कभी भी देश से आज़ादी नहीं मांगी थी। और यह बात मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हमने कभी भी देश से नहीं, देश के भीतर जो लोग हैं जिनसे ये देश बनता है, उन लोगों के जो दुख और परेशानी है, उस दुख और परेशानी से आज़ादी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को गरीबी से मुक्ति मिले। हम चाहते हैं कि महिलाओं के ऊपर जो पुरुषवादी सोच है, जो पुरुषवादी आधिपत्य है, जो
पितृसत्तात्मक समझदारी है, उस पितृसत्तात्मक सोच से आजादी मिले। हम चाहते हैं जन्म के आधार पर। अब एक बात बताइए कि मैं बिहार में पैदा होऊंगा, मेरा नाम कन्हैया होगा, इसका कहीं हम एप्लीकेशन दिए थे? ये कोई ऐप है क्या कि प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर लिए? अगर इतना ही मेरे हाथ में होता, अगर कोई इंसान अपने जन्म को कंट्रोल कर सकता है, आप सोच करके बताइए, तो हर कोई बेस्ट ऑप्शन टिक करता है ना भाई साहब? नहीं। अगर आपको ये फैसिलिटी मिल जाए, जैसे टीवी में है कि आपके हाथ में रिमोट है, तो जो मन करता है वो चैनल बदल करके देखते हैं ना। अगर ये ऑप्शन हो हर इंसान के पास कि अपने जन्म के लिए वो जिम्मेवार है, तो हर कोई बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा। जब जन्म हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर हमारे जन्म के आधार पर हमारे साथ भेदभाव क्यों करते हो भाई? एक सीधी और सिंपल बात है। और जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ये समझने वाली बात है कि जो बात हमको हजारों साल से समझ में नहीं आ रही थी, वो अंग्रेजों के 200 साल में हमको समझ में आ गई। कि जब अंग्रेज यहां आए तो उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के बाहर लिखा, कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। रेस्टोरेंट के बाहर यह नहीं लिखा कि ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है, दलितों का प्रवेश वर्जित है, ओबीसी का प्रवेश वर्जित है। क्या लिखा? भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। तब पहली बार हम लोगों को समझ में आया कि हम सब इनके लिए काले ही हैं। भले हमारे माँ बाप हमको देख करके कहते हो कितना प्यारा गोरा बच्चा है, हम सब इनके लिए काले थे। क्या ब्राह्मण, क्या दलित, क्या पतला, क्या मोटा, जमींदार को भी जूता खुलवा करके घर में बुलाते थे अंग्रेज अफसर। पहली बार हमको एज ए नेशन, एज ए सिटीजन, एज फ्रीडम क्या होता है, इस बात को हम समझे। इसीलिए जो हमारे देश का संविधान है, वो आजादी के आंदोलन के गर्व से निकला है। हमारे समाज के भीतर जितने प्रकार का भेदभाव है, उसका निस्तारण करने का प्रयास उसमें किया गया है। हमारा जो संविधान है, उस संविधान की जो प्रस्तावना है, उसकी शुरुआत इस बात से नहीं होती है हम यवतमाल के लोग, हम बिहार के लोग, हम पंजाब के लोग, इससे शुरुआत नहीं होती है। उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। और इस लोग में सब शामिल है, काला, गोरा, मोटा, पतला, टोपी लगाने वाला, तिलक लगाने वाला, नमो बुद्धाय बोलने वाला, कुछ नहीं बोलने वाला, कम्युनिस्ट, कांग्रेसी, बीजेपी, भाजपाई, शिव सैनिक, एनसीपी, राष्ट्रवादी, सब शामिल है उस हम भारत के लोग। और ये जो हम भारत के लोग हैं, ये इस बात की पुनर्स्थापना करता है कि देश देश के लोगों से बनता है और लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और पहली बार वोट के आधार पर लोगों को बराबर किया गया। और ये जो वोट का अधिकार है, इसी वोट के अधिकार के बारे में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है कि मेरी मम्मी और मेरे पिताजी दोनों का वोट बराबर, भले घर के भीतर दोनों का अधिकार बराबर ना हो, लेकिन मतदान केंद्र पे दोनों का वोट बराबर है। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि फॉर्च्यूनर वाला फॉर्च्यूनर से अगर वोट देने के लिए जाएगा तो उसका गिनती 5 होगा, और हम अपना जो है हीरो साइकिल लेकर के जाएंगे तो हमारा गिनती 1 होगा। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। और इसने क्या किया? इसने वो किया
जो परिसाई जी अपनी हिंदी की कविता में लिखते हैं, कहानी में लिखते हैं, भेड़ और भेड़िया नाम की एक कहानी है कि भेड़िए भी जो है वो भेड़ का शकल सूरत जो है बनाना शुरू करते हैं। दिन रात जो लोग नफरत फैलाते हैं, इंसान को उनके जन्म के आधार पर जो बराबरी नहीं दी जा रही है, उस बराबरी का जो विरोध करते हैं, वो भी आपको 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे माला चढ़ाते हुए दिख जाएंगे। वो लोग जो अपने घर में बराबरी का अधिकार नहीं दिए हैं, अपनी संगिनी को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, वो भी फेसबुक पे डॉक्टर बाबा साहब अमर रहे ऐसा करते हुए दिखाई दे। और यहां तक कि आज समाज को बांटने के लिए वो बाबा साहब के लिटरेचर का भी दुरुपयोग करते हैं। मैं जो है एक सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति का भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे कि बाबा साहब का विचार थॉट्स ऑन पाकिस्तान में जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए। मेरा मन किया कि मैं रिमोट को यहीं पे पोज करूं और इससे पूछूं कि अरे सिर्फ थॉट ऑन पाकिस्तान ही क्यों पढ़ेंगे, उससे कम में कम शब्द में 22 प्रतिज्ञा जो लिखा हुआ है एक बार उसको तो पढ़ करके दिखाओ उनको। ये जो चालाकी है, ये जो धूर्तता है, इस धूर्तता को आपको समझना पड़ेगा। और ये धूर्तता उस स्तर पे है कि आपको कई बार जिनका ना गांधी से कुछ लेना देना है, ना बाबा साहब से कुछ लेना देना है, वो सबसे ज्यादा बाबा साहब और गांधी का बॉक्सिंग कराते हुए आपको नजर आएंगे। जिनका नेहरू से कोई लेना देना नहीं है, सरदार पटेल से कोई लेना देना नहीं है, सुभाष चंद्र बोस से कोई लेना देना नहीं है, उनको आप देखेंगे कि आपस में इनका क्रिकेट मैच कराते हुए आपको नजर आएंगे। मेरा एक सवाल है, इस सवाल के बारे में आप तमाम लोग सोचिएगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा, जिस संविधान सभा में बहस हुई, आजादी के आंदोलन में जो सवाल उठे थे, उन सवालों का जवाब देने का प्रयास किया गया। यह बात साफ साफ कही गई कि हम राजनीतिक लोकतंत्र से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सोच करके बताइए कि जिन लोगों ने राजनीतिक लोकतंत्र का लाभ उठाया, क्या वो समाज को आज सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की तरफ ले जाने दे रहे हैं? आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, देश की सर्वोच्च गद्दी पे बैठे हुए, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम तो याद है सब लोगों को। ऐसा तो नहीं है ना कि लोग मोदी जी को राष्ट्रपति भी समझ ले रहा है। इस देश में एक राष्ट्रपति भी है। अलग बात है कि कुछ नहीं बोलते हैं। हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ, कुछ नहीं बोले। 2 अप्रैल को लोगों के ऊपर लाठियां चलाई गई, कुछ नहीं बोले। देश के किसी कोने में कुछ अत्याचार हो जाता है, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन एक बार मंदिर जा रहे थे, तुमको घुसने नहीं दिया। नहीं, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं। मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं देश के राष्ट्रपति के ऊपर व्यंग कर सकूं। वो महामहिम है, सर्वोच्च है। ये संविधान की ताकत है कि अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो चाय बेचने वाला का बेटा है, तो देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन सचमुच जो चाय बेच रहा है, उसके साथ आप क्या करते हैं? जब टीवी पे झटका और हलाल का बहस होता है ना, तो सिर्फ मुझे एक बात याद आती है। ठीक बात है, पेट्रोल डीजल का दाम झटके में नहीं बढ़ रहा है। आम आदमी की जेब धीरे धीरे हलाल करता है। रोज 80 पैसा बढ़ जाता है। एक झटके में 80 रुपया नहीं बढ़ रहा है, 50 पैसा, 80 पैसा, कुल जोड़िएगा तो पता चलेगा कि हफ्ते में 10 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है। ये आंख के सामने हो रहा है। इस देश में
इस देश के संविधान में, चाहे संविधान निर्माता का अपना धार्मिक विश्वास कुछ भी रहा हो, क्या इस देश में किसी को भी धर्म को प्रैक्टिस करने से कभी रोका गया है क्या? किसी को मना किया गया है क्या? जोर जबरदस्ती क्या होता है? जोर जबरदस्ती तो प्यार नहीं कराया जा सकता है। जोर जबरदस्ती किसी से धर्म कैसे मनवाया जा सकता है? ये जोर जबरदस्ती क्यों की जा रही है? सचमुच में ये लोग जो धर्म की बात कर रहे हैं, इनको धर्म से कोई लेना देना है? मेरा नाम कन्हैया है, मैं बिहार से आता हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो धार्मिक लोग होते हैं वो कहते हैं कि सांसारिक जीवन जो है वो मोह माया है। सन्यासी वो है जो राजपाट का त्याग करते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं हम क्या? इसके बारे में सोचने के लिए साहब आपके आईटी में जाने का कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि सन्यासी कौन होता है? जो सांसारिक जीवन छोड़ देता है। चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पे बैठ जाए वो कौन सा सन्यासी है भाई? और देखें, नौजवान सब रील बनाता है इंस्टाग्राम पे, और उसमें जो है बढ़िया चश्मा, बढ़िया बाइक पे फोटो खिंचाता है। हम बोले कि सदगुरु का फोटो देख लो, वो बाबा है और ज्यादा स्टाइलिश चश्मा लगा के घूम रहा है। देखिए इसको आंख से। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूं, मुझे इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि किसी ने माथे पे तिलक लगा रखा है कि टोपी पहन रखा है। मुझे सिर्फ ये बात समझ में आती है कि 206 हड्डी मंदिर जाने वाले के शरीर में भी है और मस्जिद जाने वाले के भी शरीर में है। और उस हड्डी पे अगर डंडा पड़े ना, तो हड्डी किसी धर्म का हो तो टूट जाता है। जब महंगाई का डंडा आपकी जेब पे पड़े ना, तो बजट कैसा भी वो बिगड़ जाता है। 1000 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है, 150 रुपए में कुछ दिन में पेट्रोल और डीजल बिकने लगेगा। सीएनजी की दाम बढ़ी हुई है। मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का है। 45 साल में देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई सबसे ज्यादा है। आप सोच करके देखिए, महंगाई बढ़ी है 300%। आपकी सैलरी, आपका इनकम 300% बढ़ा है। अभी कोरोना हुआ था, कोरोना के दौरान ये समता पर्व, ये आयोजन भी बंद हो गया था। कोरोना के बाद हमने ये देखा कि छोटे छोटे जो रोजी रोजगार करने वाले लोग हैं, जो फल बेचते हैं, जो गन्ने का जूस बनाते हैं, जो किसान के यहाँ से कोई सामान खरीद करके गलियों में घूम करके बेचते हैं, ये रोजगार करने वाले लोग तबाह हो गए। पिताजी उंगली पे जोड़ रहे हैं कि सैलरी बढ़ नहीं रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। अब बेटा साहब जो है मोबाइल पे लंका में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या चल रहा है। ठीक बात है कि हमको यूक्रेन के बारे में भी जानना चाहिए, श्रीलंका के बारे में भी जानना चाहिए, लेकिन आप अपने टीवी पे अपना सवाल ढूंढ करके देखिए, आपको एक भी सवाल नजर नहीं आएगा। एक एक डिपार्टमेंट में 5-5 साल से जो है कोई भर्ती नहीं हुई है। सेना में भर्तियां बंद हैं, रेलवे की भर्ती बंद है, एसएससी की भर्ती बंद है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि समाज जो पहले से जाति और धर्म के आधार पर बटा हुआ है, उनको उनके बुनियादी सवालों से गुमराह करने के लिए इसको और बांटा जाए।
और मजेदार बात जान लीजिए, जो इस बंटवारे के खिलाफ बोलते हैं, जो लोगों के भीतर मानसिक गुलामी फैलाई जा रही है, उस गुलामी को समाप्त करके आजादी का तराना गाते हैं। जो कहते हैं कि भेदभाव मत करो, हम सब भारत के लोग हैं, हमारा जो बुनियादी हक है रोजी रोजगार का, रोटी कपड़ा मकान का, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी का, उसका मुकम्मल इंतजाम करो, उनको देशद्रोही कहा जाता है। और चंदा लेकर के देश बेचने वाले देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इस परिस्थिति में आज हम खड़े हैं कि सच बोलने वालों को जेलों में बंद कर दिया गया है और बड़े बड़े झूठे जो हैं वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के भाषण दे रहे हैं। इस देश की जनता को ये समझना पड़ेगा, उनको ये सोचना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक शायर हुए दुष्यंत कुमार, हिंदी पट्टी में लोग उनके बारे में काफी पढ़ते लिखते हैं। उन्होंने कहा कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के, कहाँ हम चांद पर जाने के बाद मंगल पे जा रहे थे, कहाँ हम IIT IIM बनाने के बाद हम तमाम साइंटिफिक चीजों में आत्मनिर्भर हो रहे थे, कहाँ महंगाई की बेरोजगारी के ऊपर लगाम लगा करके भारत विश्व शक्ति बनने की तैयारी कर रहा था। वापस से इस देश की जो बुनियाद है, उस बुनियाद को अपने दोस्तों के हाथ में के हवाले किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। नारा देश का लगाया जा रहा है और तिजोरी दोस्त का भरा जा रहा है। पब्लिक सेक्टर को वो लोग बर्बाद कर रहे हैं जिनको पब्लिक ने नेता बनाया। एक सवाल आप सोच करके हमको बताइए। मैं प्रवीण जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि सामाजिक भागीदारी हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं हुआ। अगर हम विकास की भी बात करें तो विकास भी जो है बराबर नहीं पहुंचता है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो विकास है वो विदर्भ तक नहीं पहुंचा है। जो ऊपर का विकास है, नॉर्थ का विकास है, जो साउथ का विकास है, जो ईस्ट का विकास है, जो वेस्ट का विकास है, ये भी आपस में बराबर नहीं है। ये मैं सहमत हूं इस बात से। मेरा बस एक सवाल है और मेरी एक चिंता है कि मेरे घर में 5 कमरे हैं, हम 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं कि दायां वाला कमरा में कौन सोएगा और बायां वाला कमरा में कौन सोएगा। लेकिन ये लड़ाई तब बंद हो जानी चाहिए जब आपको ये खबर लग जाए कि बस्ती में आग लग गई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि सामाजिक भागीदारी, सोशल रिप्रेजेंटेशन हमारे देश के कई सरकारी संस्थानों तक नहीं पहुंचे थे। अब तो बात उससे भी आगे चली गई है। जब सरकारी संस्थान ही नहीं बचेंगे तो रिप्रेजेंटेशन कहां मिलेगा, मुझे ये जरा बताइए। आप ये सोचिए कि तमाम जो पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं, इसका एक संबंध जो इस समाज के सबसे पिछड़े शोषित लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेशन से है कि नहीं है। आप सोच करके देखिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बंद होगा तो समाज के किस तबके का कम्युनिकेशन बंद होगा। आप सोच करके देखिए कि अगर सरकारी अस्पताल बंद होंगे तो समाज के किस तबके को सबसे कम इलाज मिलेगा। सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो किनके बच्चे शिक्षा से महरूम होंगे। आप भी सोचिए, भाई साहब जो वर्दी पहन करके खड़े हैं, आपका पेंशन बंद, नेताजी का पेंशन चालू, प्रधानमंत्री को पेंशन मिलेगा लेकिन सिपाही को पेंशन नहीं मिलेगा। अगर हम समता पर्व मना रहे हैं ना, तो ईमानदारी से हमको इस बात को सोचना पड़ेगा कि अगर देश का संविधान डीजीपी का वोट 1 और कांस्टेबल का वोट 1 किया है ना, उसके अधिकार को बराबर किया है ना, तो ये राजनीतिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक रूप में भी परिलक्षित होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। हमको उस
दिशा में आगे जाना था। इन बेईमानों की चालाकी देखिए, इन भेड़ियों की चालाकी देखिए कि मुंह में घास दबा करके बाबा साहब के फोटो को ऊपर माला चढ़ा करके हमारे ही बीच के होने का नाटक करके सत्ता पे बैठे हैं और इस देश के जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनकी निर्भरता जिस पब्लिक सेक्टर पे है उस एक एक पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं। आप हमको सोच करके बताइए, जब एयर इंडिया भारत सरकार का नहीं है तो विमान मंत्री सिंधिया का लेकर के क्या करेंगे? जब नहीं है एयर इंडिया तो क्या करेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया? ये सोच करके मुझे बताइए कि जब हमारे पास रेलवे ही नहीं बचेगी तो रेल मंत्री क्या करेगा? जब हमारे पास बीएसएनएल ही नहीं बचेगा तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर क्या करेगा? जब आप शिक्षा को बेच ही देंगे तो एजुकेशन मिनिस्टर क्या करेगा? और कहते हैं कि सब कुछ के लिए आत्मनिर्भर बनो, तो आप भी आत्मनिर्भर बन जाओ। आपको भी देश का प्रधानमंत्री होने का क्या जरूरत है? ये प्रश्न मेरे मन में आना चाहिए ना। इनके हिसाब से सरकारी आईआईटी नहीं होना चाहिए साहब। अगर आप 15 लाख रुपया फीस नहीं दे सकते हैं, 20 लाख रुपया फीस नहीं दे सकते हैं, तो किसी गरीब के बच्चा को इंजीनियर बनने का सपना देखने का अधिकार नहीं है इनके हिसाब से। सरकारी आईआईटी नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी बैंक नहीं होना चाहिए, सरकारी इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, सरकारी सड़क नहीं होनी चाहिए, सरकारी पुलिस नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के तबला बजाएंगे? फिर सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं होना चाहिए। आप जो रोज पेट्रोल पंप पे जाकर के पेट्रोल भरवाते हैं, जितना का आप पेट्रोल खरीदते हैं उससे ज्यादा का आप टैक्स देते हैं। सरकार ने पिछले कुछ सालों में 28 लाख करोड़, कितना? 28 लाख करोड़ सिर्फ तेल के टैक्स से जमा किया है। और जब ये सवाल उनसे पूछा जाता है कि 28 लाख करोड़ का क्या किए? ऑक्सीजन सिलेंडर आप नहीं दे रहे थे जब लोग मर रहे थे, तो इलाज आप नहीं दे रहे थे जब लोग मर रहे थे, लोगों को आप शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, सड़कें बनाने के लिए तैयार नहीं है। सड़क बनता है, सड़क जरूर बनता है, लेकिन हमसे 2 बार टैक्स लिया जाता है। कैसे? आप गाड़ी खरीदिए, गाड़ी खरीदते वक्त आपको रोड टैक्स जमा करना है, और वापस जब आप उस गाड़ी को लेकर के रोड पे जाइएगा तो आपको टोल टैक्स देना है। भाई, एक अपराध पर, इंसान होने के एक अपराध का कितनी बार सजा दोगे? इस देश में मिडिल क्लास होने का कितनी बार सजा दोगे? एक बार गाड़ी खरीदेंगे तब टैक्स लोगे, दूसरा बार जब उसको सड़क पे लेकर के जाएंगे तब टैक्स लोगे। ये क्या चल रहा है? और आप हमको सोच करके बताइए ना, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो पेट्रोल और डीजल पे काहे नहीं लागू हुआ 1 नेशन 1 टैक्स? बोलिए, लागू हुआ क्या? अगर 1 नेशन 1 टैक्स इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इनके हिसाब से जीएसटी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो पेट्रोल और डीजल पे क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि ये लूट है। आप जान लीजिए, पहली बार हमारे देश में जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उन दवाइयों की कीमत बढ़ा दी गई। हमारे देश में जीवन रक्षक दवाइयों का दाम नहीं बढ़ाया गया। ये हमको हर तरीके से गन्ने की तरह निचोड़ लेना चाहते हैं। कोई इंसान, एक कहावत है ना कि मरता क्या ना करता। अरे, जब जूता खरीदने के लिए जाइएगा, पैसा नहीं है तो कहिएगा चलो छोड़ो, इस बार नहीं खरीदते हैं, अगले ईद पे खरीद लेंगे, इस बार नहीं खरीदते हैं, अगले दिवाली पे खरीद लेंगे। लेकिन कोई बीमार हो जाएगा तब आप कहिएगा कि चलो छोड़ो, इस बार नहीं इलाज कराते हैं, 6 महीने बाद करवा देंगे। करा सकते हैं क्या? इसीलिए इलाज महंगा किया जाता है। जो माँ बाप खुद नहीं पढ़ते हैं ना, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो भी सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ ले। वो अपने जेब में वो हर कटौती करने के लिए तैयार हैं
कि हमको जो सपना नहीं पूरा हुआ वो हम अपने बच्चे का सपना पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए इस देश में शिक्षा महंगी की जा रही है। आप इधर उधर जाए बिना रुक नहीं सकते हैं, इसीलिए ट्रांसपोर्ट महंगा किया जा रहा है। और हर तरह से जो ये वसूली हो रही है, इस पैसे का होता क्या है? ये विदर्भ का इलाका है, यहाँ सबसे ज्यादा किसान की आत्महत्या होती है। किसान की आत्महत्या कर्ज के चलते होती है। और ये कहते हैं कि बैंक को एनपीए हो जाता है क्योंकि ये किसानों को कर्ज देते हैं। साहब, बैंक का एनपीए किसान को कर्ज देने से नहीं होता है, इनके दोस्त जो इनको चुनाव में चंदा देते हैं उनको छूट देने से होता है। ये बात आप जान लीजिए। आए दिन आप खबर सुनते होंगे कि कोई 28,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 30,000 करोड़ लेकर के भाग गया। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, कहते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार मतलब 4 लोगों का व्यापार। तो बेचता है अमित शाह और मोदी, 2 खरीदता है अंबानी और अदानी। यही सच्चाई है। और ये जो देश में बिकवाली चल रही है, इस बिकवाली पे हमारी नजर न पड़े, इसीलिए हमारा ध्यान भटकाने के लिए बहस खड़ा किया जाता है धर्म का। धर्म से कोई आपत्ति नहीं है भाई। धर्म जिसको जो मानना है वो मानता ही है। आपत्ति इस बात से है कि धर्म के नाम पे जो लोग अपनी राजनीति का धंधा चला रहे हैं, उससे आपत्ति है। और ये लोग, समाज के लोग आपस में इकट्ठा ना हो जाएं। ये शोषित वंचित लोग आपस में इकट्ठा होकर के ये सवाल ना पूछने लगे कि 28 लाख करोड़ रुपया जो तुमने वसूला है, उस पैसे का तुमने क्या किया है, इसका हिसाब ना मांगने लगे। इसीलिए इंसान को आपस में लड़ाया जाता है। हम कहते हैं जब हमारी भूख एक है तो हमारी मुट्ठी भी एकजुट होनी चाहिए, तभी इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करने के लिए आया हूं कि हम कठिन दौर में हैं। जो संविधान ने हमको राजनीतिक आजादी दी, वो राजनीतिक आजादी भी आज बचने वाला नहीं है। और हमारा सपना ये था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और फूले जैसे लोगों का सपना ये था कि इस राजनीतिक आजादी को हमको सामाजिक और आर्थिक आजादी की मंजिल तक लेकर के जाना है। इसीलिए आप यवतमाल के तमाम लोगों से मैं ये आग्रह करने के लिए आया कि ये कठिन समय है। इस कठिन समय में हमको इस तरीके से सोचने की जरूरत है कि अगर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बलिदान नहीं दिया होता, संघर्ष नहीं किया होता, तो हमको अधिकार नहीं मिला होता। हम आज भी गुलाम हो सकते थे अंग्रेजों के। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, देश को आजाद कराया, एक समतामूलक सिद्धांत के आधार पर इस देश की जमहूरियत को खड़ा किया, एक संविधान लिखा जहां लोगों को आपस में बराबर किया। ये हमारी जिम्मेवारी है कि इस लड़ाई को, हक की इस लड़ाई को, न्याय की इस लड़ाई को हम अगले मुकाम तक लेकर के जाएं। ये हमारी जिम्मेवारी है। ठीक उसी तरीके से कि अगर ओपनर आया है, 100 रन मार करके गया है, 350 रन का स्कोर है, टारगेट है, तो उसके बाद के आने वाले बल्लेबाजों को 250 रन बनाना पड़ेगा, तभी हम मैच जीतेंगे। हमको इस बात के लिए गौरवान्वित होना पड़ेगा कि हम इस देश में पैदा हुए, जिस देश में एक से एक समतामूलक सिद्धांतों का जन्म हुआ है। हमको इस जिम्मेवारी को अपने कंधे पे लेनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता है कि आप बस से जा रहे हैं, बस में कोई चाकू लेकर के घुस आया है और आप उठ करके खड़ा होना चाहते हैं, उसका विरोध करना चाहते हैं, तो आपके साथ यात्रा कर रहे आपके परिवार वाले आपका हाथ पकड़ करके बिठा दें और कहें कि तुमको क्या पड़ी है। ये नहीं होगा। इससे ये काम नहीं बनने वाला है कि किसी और के घर में भगत सिंह पैदा हो जाए। इससे ये काम नहीं बनने वाला है। इससे ये काम नहीं बनने वाला है कि एक दिन साल में
मूर्ति लगा करके, फोटो लगा करके माला चढ़ा दें, इससे ये काम नहीं बनने वाला है। याद रखिएगा, जो आज़ादी हमको 1947 में मिली है, उस आज़ादी को बचाना और उस राजनीतिक आज़ादी को आर्थिक और सामाजिक आज़ादी के रूप में तब्दील करना, ये एक मिशन है। इसको एक मिशन की तरह आपको करना पड़ेगा। और इसको अगर आप मिशन की तरह करने के लिए तैयार हैं, तो मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस देश में जब संविधान लिखा जा रहा था, तो महिलाएं उसको रिप्रेजेंट कर रही थी, अपने हक और अधिकार को लेकर चल रही थी। सपना हमको बड़ा देखना पड़ेगा और हमारे सपनों में जो झूठ की धूल झोंकी जाती है, उससे हमको सचेत रहने की जरूरत है। एक बार क्या हुआ, मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि फटाफट 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो हम उसको रिप्लाई करके पूछे कि हम कैमा आदमी थे, अगर हम 10वां थे तो पहले आप बता दीजिए कि आपकी पूरी हुई कि नहीं हुई। थोड़ा सा हमको एजुकेशन की जरूरत होती है और थोड़ा सा हमको उस एजुकेशन को इस्तेमाल करना होता है। इसीलिए बाबा साहब जब लिखते हैं तो लिखते हैं एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो यह बात हम समझ जाएंगे, और यह बात अपने आप में समझना बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार मैं स्कूल से लौट रहा था और ये कहानी मैं अक्सर लोगों को सुनाता हूं। तो स्टेशन के पास एक जादूगर जादू दिखा रहा था। जादू के अलग अलग तरीके थे। एक जादू में उसने कागज को नोट बना दिया, जैसे मोदी जी ने नोट को कागज बना दिया था, 500 और 1000 को बना दिया था ना, 500 और 1000 को कागज बना दिया था। तो एक जादूगर था, वो कागज से नोट बना रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे मन में विचार आना शुरू हुआ कि पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, कागज बहुत रहता है इधर उधर, जब जरूरत होगा कागज उठाएंगे, नोट बनाएंगे, अपना काम हो जाएगा। मैं बहुत खुश हो गया। इतने में क्या हुआ कि जादू खत्म हुआ और जादूगर जो है घूम घूम करके पैसा मांगना शुरू कर दिया। हमें अजीब आदमी है, जब ये कागज से रुपया बना सकता है तो लोगों से क्यों पैसा मांग रहा है। इतने में हमारे पास आया कि निकालो, हम कॉपी लेकर के दे दिया, बना लीजिए। आप तो बनाते हैं ना, कागज से नोट बना लीजिए। बोला अरे वो जादू है यार, असली में थोड़ी होता है। हमको उसी दिन समझ में आ गया कि अगर आप अपने लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे ना, जो प्रवीण सर कह रहे थे, शेरनी का दूध, वो दूध में असल बात जो है वो तर्कशील होने का है। और जब आप तर्कशील होंगे तो आपके आसपास जितनी चीजें घट रही हैं, सब चीज में जो है आपको सच नजर आना शुरू हो जाए। अपने आप यह बात समझने लगेंगे कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसका असली कारण क्या है। आप यह बात बखूबी समझ सकते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र है, तभी जो है आप सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की तरफ जा सकते हैं। जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को रोक करके रखना है, गिरवी रखना है, अपने पास बंधक बना करके रखना है, उनका पहला टारगेट ये है कि इस राजनीतिक लोकतंत्र को छीन लेना है। और इस राजनीतिक लोकतंत्र को छीनने के लिए जो आपका सबसे मजबूत अधिकार है, उस सबसे मजबूत अधिकार को ही वो बेकार कर देना चाहते हैं। और हमारा सबसे मजबूत अधिकार क्या है? वोट का अधिकार। अगर हमारे पास वोट नहीं होता और हमारा और आपका वोट बराबर नहीं होता तो आपकी बस्ती के बगल में कभी हेलीकॉप्टर नहीं आता। मेरा बात आप नोट करके रख लीजिए। यवतमाल में पानी आए ना आए, बिजली आए ना आए,
चुनाव में नेता हेलीकॉप्टर लेकर के जरूर आता है। यह बात मैंने बिहार में देखी है कि सड़क नहीं है, चुनाव में हेलीकॉप्टर है। विकास नहीं हुआ है, लेकिन विकास के भाषण हैं। शिक्षा नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन वादे मिल रहे हैं। इसीलिए इनका पहला कोशिश ये है कि लोकतंत्र की जो बुनियादी चीज है, जैसे मकान का बुनियादी चीज ईंट होता है, एक एक ईंट जुड़ करके जो है मकान बनता है, वो आपके एक एक वोट के अधिकार को समाप्त कर देना चाहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आज जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, उस परिणाम से आपको क्या दिखाई देता है? उत्तर प्रदेश में लोग एक गाना गाते थे, धन्य कांसी राम हो गया, धन्य कांसी राम। आज देख लीजिए कांसी राम जी के आंदोलन, उनका मिशन, उनकी द्वारा बनाई गई पार्टी की क्या हालत हुई, कैसे हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है, ये हमको सोचना पड़ेगा। जब चुनाव आता है तो वो आते हैं आपके पास शराब और पैसा लेकर। तो आप भी तो सोच लीजिए ना कि अभी जो शराब और पैसा लेकर के आए हैं, ये शराब और पैसा कहां से लाए हैं? ये कल को आपका स्कूल बेचेंगे, आपका अस्पताल बेचेंगे, आपका खदान बेचेंगे, आपकी नदियां बेचेंगे, आपका समंदर बेचेंगे, हवा पानी आकाश सब बेच देंगे। और उससे जो कमीशन मिलेगा, उस कमीशन से चुनाव के वक्त आपके वोट को खरीदने की कोशिश करेंगे। इसीलिए समता पर्व अगर हम मना रहे हैं तो हमको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हमको समाज के अंदर जो समानता की लड़ाई है, इस लड़ाई में 1 इंच भी पीछे हटने के लिए नहीं तैयार होना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि आजादी गिफ्ट में नहीं मिला है भाई साहब। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है, सबको बराबरी के वोट का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है। इसके लिए लोगों ने संघर्ष किया है, बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है। माँ बाप अगर घर बना करके दे दिए हैं तो उस घर को साफ रखने की जिम्मेवारी किसकी है? घर में भी अगर रोज झाड़ू नहीं दीजिएगा तो घर गंदा होगा कि नहीं होगा? उसमें अगर आप प्लास्टर नहीं कराएंगे, चूना नहीं कराएंगे, रंग नहीं कराएंगे, तो वो क्रूप लगेगा कि नहीं लगेगा? जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको संविधान दिया है, उस संविधान को बचाना हमारी जिम्मेवारी है। और यह जो देश है हमारा, यह जो घर है हमारा, इस घर को खूबसूरत बनाने की जिम्मेवारी हमारी है। और इस घर को जो खराब करने वाले लोग हैं, पहले से जाति और धर्म के नाम पे जो बटा हुआ समाज है, उसको जो और बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमको करारा जवाब देना पड़ेगा। और हमारे लिए जो हमारा बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और सबका बराबरी का आत्मसम्मान। रोटी दे दीजिएगा, कपड़ा दे दीजिएगा, मकान दे दीजिएगा, अगर आत्मसम्मान नहीं दीजिएगा तो आपने इंसान को इंसान होने का हक नहीं दिया है। इसीलिए रोटी रोजी के साथ, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के साथ आत्मसम्मान की भी हम बात करते हैं कि हम कहाँ पैदा हुए, हमारे माँ बाप क्या हैं, इस आधार पे आप मेरे साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरिट का सवाल है, कौन तय करेगा साहब कि मेरिट की परिभाषा क्या होगी? मेरी मेरिट की परिभाषा आप तय करना चाहते हैं, लेकिन जब आपके बच्चे की बारी आती है तो आप सारा मेरिट का परिभाषा भूल जाते हैं। जब मैं जेएनयू में था तो हमसे लोग सवाल पूछ रहे थे कि देश के टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहा है। काहे भाई? तो इसकी माँ आंगनबाड़ी में काम कर रही है तो पीएचडी क्यों कर रहा है? इसको तो किसी होटल में जाकर के प्लेट साफ करना चाहिए। तब उनको देश के टैक्स के पैसे का चिंता हो रहा है। तो मैं उनसे सवाल करता हूं काउंटर कि देश से के टैक्स के पैसे की अगर इतनी ही चिंता है और देश अगर सचमुच आर्थिक संकट से गुजर रहा है, अगर है हिम्मत तुम्हारे अंदर, तुमने अगर अपने ईमान का सौदा नहीं किया है तो पूछो अपने फूफा से कि देश जब आर्थिक संकट में है तो 8.5 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने का क्या जरूरत है? 13 करोड़ का कार खरीदने का क्या जरूरत है?
हम गरीब हैं। तुम जिस इंसान की वकालत करते हो वो गरीब था, अब वो गरीब नहीं है। वो बस गरीबों को ये बता बता करके अपने अमीर दोस्तों की मदद कर रहा है। इस सवाल का अगर तुमको पूछने का हिम्मत है, सलाहियत है, तो बताओ कि 28 लाख करोड़ रुपए जो वसूल किए गए वो पैसा कहाँ है? देश में गरीब का बच्चा पढ़े तो आपको टैक्स की बर्बादी लगती है, और उसी टैक्स के पैसे की जो चोरी करें पार्लियामेंट में बैठ करके, उससे सवाल पूछने का आपको हिम्मत नहीं होती है। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं, आपके हिस्से का देश है, आप उसको अगर बर्बाद कर रहे हैं तो आप कीजिए, ये हमारे हिस्से का भी देश है, हम इसको आपको बर्बाद नहीं करने देंगे, इस बात को आप जान लीजिए। और जेल में डालेंगे, जेल में डालेंगे, कितना जेल में डालेंगे? कौन सा? मेरे पिताजी के पास कोई 50,000 करोड़ का प्रॉपर्टी नहीं है कि तुम्हारे ईडी और सीबीआई से हमको डर लग जाएगा। तुमसे हम नहीं डरने वाले हैं, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। अगर तुमने चोरी की है तो दिन के उजाले में भी और रात के अंधेरे में भी तुमको चोर बोलेंगे। तुमको जितना जोर लगाना है जोर लो, चोर को चोर बोला जाएगा। और ये बोलने की आज़ादी इस देश के संविधान ने हमको दिया है। इस देश के संविधान ने हमको ये हक दिया है कि अगर हम आपको वोट देकर के प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो उंगली उठा करके आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं, और ये पूछ सकते हैं कि जो वादा आपने किया था वो वादे क्यों नहीं पूरे हुए। अगर ये पूछने के बाद आप अपनी मीडिया और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमको देश का विरोधी बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, इसका फैसला इतिहास करेगा। हम एक बात जानते हैं कि जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे वो ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, और जो लोग अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा कर रहे थे उनके देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गोडसे को मानने वाले क्या सोचते हैं, इस बात से हमको फर्क पड़ता है। इसीलिए हमने नारा लगाया है, जातिवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर। इसीलिए हमने ये नारा लगाया है। इसीलिए हमने ये नारा लगाया है कि देश सुंदर बनेगा जब हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। मान लीजिए देश हमारे शरीर की तरह है और हमारी नाक बहुत लंबी हो जाए तो ये स्वस्थ होने की निशानी है। समाज का कोई एक तबका खा खा करके, चोरी कर करके इतना तोंद निकाल लिया है, उसकी सेवा में पूरा का पूरा सिस्टम आप लगाए हैं, और इस देश के जो आम लोग हैं, बेरोजगार हैं, वो भटक रहे हैं। आप में से कई सारे लोगों ने वो वीडियो देखा होगा कि पटना की सड़कों पर नौजवान आंदोलन कर रहे थे, पुलिस बुरे तरीके से उसको पीट रही थी, और इस देश के अंदर जो मंत्री लोग हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए मैं यवतमाल के नौजवानों से ये अपील करने के लिए आया हूँ, या आह्वान करने के लिए आया हूँ कि देश और समाज जैसा है या ऐसा नहीं था। आज जिस हम आज़ादी का सुख ले रहे हैं, ये आज़ादी हमको फ्री में नहीं मिली है। इसीलिए हमारा जो हक और अधिकार है, उस हक और अधिकार के लिए लगातार हम अपने आंदोलन को, अपने न्याय को और संघर्ष की लौ को हम जलाए रखेंगे। यही समता पर्व मनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगर इस उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जूता फेलो के विचारों पे चल रहे हैं, और ज्योतिबा फूले के विचारों पे चलने का मतलब है कि हम हर एक तरह की गुलामगिरी को समाप्त करेंगे और आज़ादी के नारे को बुलंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। हेलो, मैं तमाम आप देख रहे हैं JSM जनसंवाद महाराष्ट्र न्यूज़। अभी अभी यहाँ पर कन्हैया कुमार जी का बहुत ही बेहतरीन भाषण हुआ है। पूरे देश में, पूरे इंडिया में उनका नाम चलता है, उनके नाम से लोग दूर दूर से उनका भाषण सुनने आते हैं।
आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत से लोग हैं जो कन्हैया कुमार जी को सुनने आए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह कन्हैया कुमार जी आकर गए हैं और सभी लोग ये यहाँ जो है ये कन्हैया कुमार जी के फैन हैं यहाँ पर। अभी अभी आपने देखा है इसके पहले एक कल यवतमाल आइडल का शो हुआ, इनका एंकरिंग सर ने किया है। यवतमाल आइडल का शो हुआ, उसका एंकरिंग सर ने किया है, मैडम ने किया है। तो हम कल भी यहाँ पर जो यवतमाल आइडल है वो पूरा एपिसोड हम कल देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय ज्योति।